तारीख को इसे पैसे नहीं दिए तो इसका जो है ना ये डायल पैड लॉक कर देना, इस तारीख को नहीं करे इसका व्हाट्सएप लॉक कर देना, इस तारीख को नहीं करे इसका कैमरा, एंड में बोला इसका फोन ग्रेजुअली। हाँ, आपके ऊपर है, आप जितने स्टेप बनाना चाहते हैं, सही। Okay. तो हमने इस चीज को लाने का सिर्फ रीजन क्या है, लोग स्मार्टफोन खरीदें। स्मार्टफोन, अब देखिए मेरा काम नहीं था ये, मेरा काम तो था मैं दिखाऊं ऑनलाइन और बेचूं लोगों को, मैं रिटेल लगाऊं बेचूं, लेकिन मैं इस स्टेप को भी हमने कर लिया। उसका रीजन सिर्फ ये कि भाई स्मार्टफोन ले लो यार, क्योंकि देखिए स्मार्टफोन लेगा तो वो इंटरनेट यूज करेगा, तो फिर वो इंटरनेट में कहता हूँ स्मार्टफोन, फिर इंटरनेट पे वो पहली चीज क्या करेगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, हम एड्स दिखाएंगे पागलों की तरह, हम कहेंगे आ जाओ हमारे पास आ जाओ, सही है, तो वो हम उसको टारगेट करके अपने पास ले आएंगे। तो होता ये कि वो जो पहले के ब्लॉक्स है ना उनको हम फिल आउट कर रहे हैं, ये कोरियर इनकॉम्पिटेंसी या पेमेंट गेटवे इनकॉम्पिटेंसी, ये सारी चीजें जरूर हर्डल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैद कुंदन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है पाकिस्तान ई कॉमर्स मार्केट का लैंडस्केप। हम टोटल डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान ई कॉमर्स मार्केट की, लोकल मार्केट की। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स मार्केट का पेनिट्रेशन सिर्फ 2% है, यानी कि 98% फ़िज़िकल बाइंग का स्पेस है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट के पेनिट्रेशन कितनी स्लो है। इससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन के लिए मैंने बहुत ही खास गेस्ट को इनवाइट किया है, जो कि फ़ाउंडर हैं, CEO हैं टेलीमार्ट पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स के अंदर। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा अहमद भाई, बात स्टार्ट करते हैं हम ई कॉमर्स जर्नी की, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ की, थ्रेट्स की और फर्दर डेवलपमेंट की पाकिस्तान में। इससे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका जो टेलीमार्ट का जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, आप मुझे पहले अपना वो बताइएगा। यार जर्नी मेरी जो है स्टार्ट हुई 2012 से। 2012 में मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में काम किया। उससे पहले मैं जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, मैं बैचलर्स और मास्टर्स अपना कर रहा था। बैचलर्स स्टार्ट किया हुआ था मैंने CBM से, उसके बाद में मैंने मास्टर्स भी वहीं से किया। तो मैं दूसरे साल में था अपने बैचलर्स के। मेरे वालिद साहब जो है कंपनी चलाते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो कंपनी पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कंपनी गई। इसके बाद हमने सोचा कि हम करें तो क्या करें। वी वेंट टू द कोर्ट, वाले साहब गए, इसके बाद कुछ पैसे खुले तो हमने बोला कुछ काम करते हैं। मैं घर में बड़ा हूँ तो मैंने सोचा मैं कुछ करता हूँ। अब जाहिर सी बात है ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और अब अचानक से कुछ करना पड़ा है। व्हाट्स योर एज एट दैट टाइम? मेरी उस वक्त एज थी 21 साल से, मैं 91 बॉर्न हूँ। तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। और जब कुछ करना था, पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में वो मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि मैंने जब से आँख खुली जब से मोबाइल फ़ोन्स देखे। मेरे वाले साहब पहले आदमी थे पाकिस्तान के जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम किया। तो बचपन से फ़ोन्स देखे थे तो मैंने बोला फ़ोन्स ही करते हैं। और वाले साहब की भी जो कंपनी जो कॉन्फ्लिक्ट में चली गई वो भी एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। तो हमने मोबाइल फ़ोन का हल्का फुल्का होलसेल वगैरह चीज़ें स्टार्ट की। लेकिन जाहिर सी बात है दैट वाज नॉट समथिंग जो आपको क्लिक कर जाए, एक यंगस्टर को क्लिक कर जाए कि यार सदर में बैठना है कराची में और आपको मोबाइल बेचना है। सही है। तो हमने बोला यार ये तो कहीं डेवलप नहीं कर पा रहा है, ये इशू बन जाएगा मेरे लिए। एक कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि मैं उस टाइम पे कुछ जो ऑनलाइन स्टोर्स वहाँ चलते थे उस टाइम पे, तो उनका मैं सेलर बन गया। तो वो उस टाइम पे, सही है, तो वो मुझसे खरीदते थे सामान। उसमें केमू भी था, दूसरे और प्लेयर्स भी थे। केमू सबसे बड़ा प्लेयर था उस टाइम पाकिस्तान में। तो TCS कनेक्ट होता था जो बाद में ये वो भी बना। तो उन सबको हम सप्लाई करते थे, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स। उनके सबसे बड़े तकरीबन टॉप जो है ना, हम वो सेलर्स में से थे। तो मैंने सोचा यार अब ये जो कर रहे हैं हम शायद ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ करने के लिए। तो उसको हमने क्यों सोचा मैंने कि यार हम ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। मैं 2009-10 से 9 या 10 था कि मैं अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट भी था मेरे पास। 11 से सेलर का अकाउंट था मेरे पास। 9-10 में जो है मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था। So you have insight from that time और ई-कॉमर्स मार्केट की मैं ई-कॉमर्स का बायर था उस टाइम से। और मैं शायद बहुत जो प्रीमियम उस टाइम पे चीज़ें लोग खरीदते थे, मैं वो चीज़ें खरीदता था अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट भी होता था इंडिया में, स्नैपडील था उससे खरीदते थे, सूक होता था उस टाइम पे। तो मैं उन सारे ईबे से खरीदता था। अमेज़ॉन में भी मैंने अलग अलग वो जो रीजन्स उनसे खरीदता था। तो मैं खरीद रहा था एज ई कॉमर्स बायर। फिर यहाँ पे जो मैं होलसेल कर रहा था, जिन लोगों को मैं सप्लाई कर रहा था, तो मुझे एक इतना बड़ा डिस्कनेक्ट दिखा कि मैंने बोला यार ये जो मैं ई कॉमर्स दुनिया में देख रहा हूँ वो अलग है और यहाँ जो हो रहा है ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो वाई नॉट मैं इस चीज़ में, क्योंकि मुझे पेनिट्रेशन स्पेस दिखी, जो बिजनेस टर्म्स में कहते हैं पेनिट्रेशन स्पेस थी मार्केट में। बोला यार ये स्पेस को मैं फिलअप कर सकता हूँ, मैं शायद ट्राई करूँ तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ।
तो फिर मैंने बोला यार हम ई कॉमर्स करते हैं। अब ई कॉमर्स देखें, शॉपिंग करना अलग चीज़ होती है, कंपनी चलाना बहुत अलग चीज़ होती है, सही है। entirely different. टेक समझ नहीं आती थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की टेक क्या होती है हमें नहीं पता। वेबसाइट चलाना अच्छा लग रहा है, पीछे की टेक क्या है हमें नहीं पता। उसमें ज़ाहिर सी बात है बेवकूफ़ भी बने, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल सारे लोग बनते हैं। देखिए कि आप वेबसाइट बनाने गए, किसी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया, फिर ये कराने गए उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ाहिर सी बात है अकेला आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता, सही है। सीख रहे थे, समझ रहे थे। सबसे अच्छी चीज़ ये थी उस पूरे टाइम में कि वालिद साहब बैक कर रहे थे। बोला कोई टेंशन नहीं, पैसे थोड़े से ज़ाया हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, सीख तो रहे हो ना, ठीक, ट्राई करो। वो चीज़ को करते 2014 में जो है हमने फिर उसको लॉन्च किया। ब्रांड स्टोर लॉन्च एक टेलीमार्ट हमने जो है लॉन्च किया, और टेलीमार्ट लॉन्च करने के बाद हमने सोचा कि यार हम उसको वही सारी चीज़ें करेंगे जो ये लोग नहीं कर रहे और इंटरनेशनली होती हैं। आज भी अगर आप टेलीमार्ट की वेबसाइट का फील देखते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फील दिखता है। उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा सारी ज़िंदगी मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को फॉलो किया है। सही है, मैं उनको जिनको स्टैंडर्ड मानता हूँ, अब फ्लिपकार्ट को मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ, नून को मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ, सही है। मैं बहुत सारी चीज़ों में यूआई यूएक्स में अमेजोन को स्टैंडर्ड नहीं मानता, सही है। वो नॉर्मली लोग नहीं मानते जो इन चीज़ों को समझते हैं। तो हमने इस तरह काम स्टार्ट किया, छोटा छोटा किया, लेकिन जाहिर सी बात है वो होता है ना कि हमें लगता है कि यार हम कुछ कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बैकलैश आता है, बहुत खतरनाक बैकलैश आता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए जिस स्पीड से ग्रो हो रही है ना हमारी ई कॉमर्स, वो बहुत स्लो है। तो आप हमें ये था कि यार हम कुछ कर जाएंगे, ये हो जाएगा, यूं हो जाएगा, हमें भी तारे दिख रहे थे, हम भी मार्स तक पहुंच गए थे, लेकिन बाद में हमें समझ आता था यार ये इस मुल्क में ई कॉमर्स इतना आसान नहीं चलाना, सही। लेकिन फिर उसको टाइम लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है रिटेल की तरफ भी गए। उसका रीज़न ये है कि आज भी रिटेल डोमिनेट करता है, पूरी दुनिया में रिटेल डोमिनेट करता है और हमेशा करेगा। तो हमने रिटेल को भी अटैच किया। इसके बाद करते करते आज आपके साथ बैठे हुए हैं, 9 साल होने वाले हैं अगले कुछ दिन में हमें इंशाल्लाह ताला, मई में। Okay, what exactly the motivation behind के ई-कॉमर्स ही स्पेसिफिक ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरफ ही जाना है या रिटेल वेबसाइट की तरफ ही जाना है? खास मोटिवेशन क्या थी? क्योंकि और भी तो बिजनेस थे उस टाइम पे 2014 में 12 में, बहुत सारे बिजनेस थे उस वक्त और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त ट्रेंडिंग में थी। ई-कॉमर्स आई बिलीव ट्रेंडिंग में नहीं था पाकिस्तान में या कराची में। तो आपका क्या खास मोटिवेशन था कि ई कॉमर्स में कैसे, मतलब नॉट सच मोटिवेशन, लेकिन मैं नहीं बोलूँ कि यार मेरी मोटिवेशन थी मुझे ई कॉमर्स का बनना है, ऐसा नहीं था कि मैं ई कॉमर्स का बादशाह बनना चाहता हूँ और ई कॉमर्स ही समथिंग है जो मुझे करना है, मतलब वो जुनून टाइप का तो नहीं था, वो नहीं था। लेकिन होता पता है कि मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब आप एक चीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसके बाद उसके अंदर घुस जाएं और इस तरह घुसें कि दुनिया आपको टच ना कर पाए, सही है। तो मेरा ये था कि यार अगर मैं एक चीज़ में घुस गया हूँ ना, तब मुझे उसमें कुछ अच्छा करना है, सही है। आई कैन नॉट बी अ लूजर कि मैं एंड में दुनिया के सामने खड़ा हो जाऊं और बोलूं कि यार मुझसे नहीं हुआ, सही है। तो मैंने बोला अब जब हम घुसे हैं ना तो हम जी जान लड़ा देंगे और हम करके दिखाएंगे दुनिया को। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की, डिटर्मिनेशन एक्चुअली, और वो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई इसके बाद माशाल्लाह इतने सालों में कि जो दूसरे किसी ने अचीव नहीं की थी पाकिस्तान में, वो सारी अचीवमेंट्स अल्लाह ने हमें, मुझे, मेरी कंपनी को दी। उसका रीज़न क्या था कि हम जब हमने बोला ना अब हमारा फोकस ई कॉमर्स है, तो अब हमारा फोकस है, अब हमें ये करके दिखाना है और हमें इस तरह करना है कि सारे लोग बोलें कि हाँ इन लोगों ने जिस तरह अचीव किया कोई नहीं कर पाया। अच्छा, उस टाइम पे जब आपने स्टार्टअप किया टेलीमार्ट का, तो उसमें इनिशियल फेज जो था वो रिटेल का ही था, इलेक्ट्रॉनिक्स था या कुछ और था, या इनिशियली उसका मॉडल कुछ और था और वो बाद में वो ग्रो इनिशियली हमने सेलेक्टेड कैटेगरीज से स्टार्ट किया था। मतलब कि देखिए मेरा एक वो होता है ना, इंसान को समझ होती है कि यार मैं मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स ये संभाल सकता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना मैं मोबाइल फोन होलसेल कर रहा था, तो मुझे ये पता है मोबाइल फोन जहाँ से होलसेल होता है वो सदर है, उसी के आगे रीगल है, सही है। उसी के रीगल पे अगर आप जाएं तो कैमरे और आपको एलईडी वगैरह मिल जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाएं टेक्नो की तरफ लैपटॉप मिल जाते हैं। तो हमने वो वॉशिंग मशीन वगैरह भी उसी तरफ रीगल के आसपास ही मिल जाते हैं सदर में। तो हमने वही सारी कैटेगरीज रखी जो हमारे कंट्रोल में थी। हमें पता है यार ये मेरे हाथ में, मैं इसको संभाल सकता हूँ, इसकी प्राइसिंग अच्छी ले सकता हूँ, सही। मोबाइल फोन तो मैं खुद होलसेल कर रहा था तो मुझसे अच्छी प्राइस को नहीं दे सकता था, तो मैंने बड़ा स्पेसिफिक इन्हीं कैटेगरीज को देखा, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फोन, ये कैटेगरीज आपने उस टाइम पे, मतलब हम स्टार्ट उससे करें जो हमारे हाथ में हो, क्योंकि देखें आप जितना बड़ा स्टार्ट करते हैं ना उतना बड़ा आपको चमाट पड़ सकती है, सही। तो हमने उतना कंट्रोल्ड स्टार्ट किया कि हमने बोला इसको हम संभाल सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 750 कैटेगरीज हैं, सही है। जो मेरी सब कैटेगरी काउंट इट्स 747 आई गेस। तो इतना बड़ा sellers you have, sellers कितने होंगे यार, हजारों में सेलर्स है। मेरा सच्ची बात है मुझे भी इसका काउंट याद नहीं है। जैसे दराज क्लेम करता है कि ये दराज 30,000 सेलर्स। देखिए उसका मॉडल मेरे मॉडल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दराज इज एन ओपन मार्केट प्लेस, सही है। और दराज ओपन मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है किसी को भी सेलर बना लेता है, सही है। मेरे केस में मैं किसी को भी सेलर नहीं बनाता। दराज का दराज मॉल है ना, वो मेरा कॉम्पिटिशन है।
पूरा दराज मेरा कंपटीशन है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दराज मॉल एंड द टेलीमार्ट? मतलब कोई देखिए अवामी तौर पे तो ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म समझे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको क्या बोला, दराज में दो हिस्से हैं, एक दराज ओपन मार्केट प्लेस है, एक दराज का जो है वो दूसरा सेक्शन है जिसको मैंने आपको बोला दराज मॉल कहते दराज हैं। मॉल, दराज मॉल पे सिर्फ ब्रांड्स हैं जिनके एनटीएन होल्डर्स भी हैं, सारी चीजें प्रॉपर है, लिस्टिंग हो रही है, हर चीज हो रही है, ब्रांड खुद संभाल रहा है वो स्टोर, रजिस्टर्ड ब्रांड्स है, रजिस्टर्ड ब्रांड्स है और ब्रांड खुद संभाल है स्टोर। ओके। वही चीज टेलीमार्ट है, टेलीमार्ट सिर्फ ब्रांड्स में डील करता है। अच्छा, दराज मॉल के अलावा जो जो नॉर्मल दराज है वो उसमें ओपन मार्केट प्लेस है, आप भी अप्लाई करें घर से बैठे बैठे, आपको भी सेलर अकाउंट मिल जाता है, आप भी बेचें, रिगार्डलेस ऑफ रजिस्टर्ड ब्रांड और रजिस्टर्ड कंपनी, कोई जरूरत नहीं है उसमें। तो उसमें होता ही है, उसमें चीटिंग के चांसेस हद से ज्यादा होते हैं। फिर क्या होता है, फिर आप जाके बोलते हैं यार मैं इसके रिव्यूज देखूं, इसमें क्या मसला है, इसमें क्या नहीं है, सेलर चीट भी करेगा, सेलर चीट करेगा, आप जाके सोशल मीडिया पे भी लिखेंगे और फिर वही चीज आपको बज़वर्ड दिखता है कि यार ये मार्केट प्लेस मेरे साथ ये कर रही है। हमारे केस में हम सेलर ही उसको बनाते हैं जो ब्रांड है। उससे बेनिफिट ये होता है कि मेरा जो फिल्टर है ना, जो मैं उसको अपने उसमें मैं कहता हूँ फनल में लाया हूँ मैं उसको, तो मेरे फनल से एंड में सेलर वो बनता है जो कि एक रजिस्टर्ड साफ सुथरा जेन्युइन ब्रांड होगा। और वो ब्रांड आपको पता है चीट नहीं करना चाहता कस्टमर को, ना वो मुझे चीट ब्रांड तो खुद ग्रो होना चाहता है, तो इसलिए वो तो उसमें हमारे कन्वीनियंस, लेकिन उसमें क्या होता है नंबर ऑफ सेलर काउंट कम होता है। आपकी सेलर वाली बात से होनी चाहिए थी, सेलर काउंट जो है वो कम होता है, वो सेलर्स का फ्लड नहीं होता कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं पाकिस्तान में 1 करोड़ ब्रांड, 1 करोड़ ब्रांड नहीं है मेरे भाई, सही है, चंद लाख ब्रांड होंगे, सही है। और आहिस्ता आहिस्ता भी हम क्या करते हैं, कहते हैं ग्रो करते हैं, और उसमें जैसी बात है ब्रांड कम है प्रोडक्ट काउंट कम होगा। मैं ये नहीं बोल सकता मेरे पास इतने करोड़ ब्रांड है, इतने करोड़ प्रोडक्ट्स है, मैं नहीं बोल सकता, सही है। मेरे पास जो प्रोडक्ट काउंट है वो तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख है जो मेरी वेबसाइट पे, और मैं आगे भी अगर प्रोजेक्शन देखता हूँ तो अगले 1-2 साल में शायद वो 5 लाख हो जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट होते ही कम है। अच्छा, एट व्हाट टाइम यू फील के बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये बिजनेस रन कैसे होगा? ऐसा टाइम आता है हर बिजनेस को, तो ऐसा टाइम आपके टेलीमार्ट पे आपके ऊपर आया कि पता नहीं क्या इसका आगे क्या करना होगा, कैसे होगा, मतलब फेलियर नजर आ रहा होता है, एक टफ टाइम आ जाता है? ये बार बार होता है, ये बार बार होता है। उसका रीजन ये देखिए, हमारी स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, सही है। जैसे ही आपकी इकोनॉमी हल्का फुल्का शिफ्ट लेती है ना, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा हिट करती है वो चीज़, सबसे ज़्यादा। मैं लग्जरी बेच रहा हूँ, सही है, मेरे ऑनलाइन स्टोर का जो एवरेज कार्ट वैल्यू पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, सही है। मेरे पास लोग चीज़ें महंगी खरीदना आते हैं, तो अगर लग्जरी बेच रहा हूँ और आज लोगों की पॉकेट पे हिट है, सही है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी हिट किसको पड़ेगी, मुझे पड़ेगी, सही है। अब दूसरे ऑनलाइन स्टोर से, अब पाकिस्तान में एक एवरेज अगर देखें ना ऑनलाइन स्टोर की, तो अभी मैंने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें था कि 4,100 समथिंग रुपए थे यार, ये एवरेज कार्ट वैल्यू। वेरेज बड़े से बड़ी मार्केट प्लेसेस में जानता हूँ इनका आपने भी नाम लिया, तो उनकी 1 से 2,000 2,500 तक एवरेज कार्ट वैल्यू होती है। मेरी एवरेज कार्ट वैल्यू 17 से 18,000 रुपए। एवरेज कार्ट वैल्यू मतलब एवरेज पे नॉर्मली कार्ट वैल्यू, हाँ नॉर्मली एवरेज पे ये शॉपिंग कर रहा है कस्टमर मुझसे, एवरेज कार्ट एवरेज पे इतने की चीजें कन्वर्जन है नहीं सेल हो चुकी। नो, ये होता है कि आप एज ए कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं और 50 कस्टमर आए मेरे पास, सही, वो 50 कस्टमर एवरेज पे कितने का प्रोडक्ट मुझसे खरीदते हैं। जब आपने 2,000 का खरीदा, किसी ने 2 लाख का खरीदा होगा, तो एक एवरेज वैल्यू आती है कि एवरेज पे कस्टमर इससे टेलीमार्ट से 17 से 18,000 रुपए की चीज खरीद रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये एवरेज कार्ट वैल्यू ऑनलाइन स्टोर्स की कम होती है, ग्लोबली भी कम होती है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, ग्लोबली भी कम होती है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अली एक्सप्रेस पे आप जाके क्या खरीदते हैं, $2, $5, $10, सही है। $10 का अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कितने बनते हैं, 2-3 हज़ार रुपए, सही है, 3,000 रुपए। तो होता ही है, तो आप हमेशा नॉर्मली इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे केस में हमने एवरेज कार्ट वैल्यू को रखा, लेकिन क्या होता है कि वो सारी चीज़ें हमें हिट करती हैं, सारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज हमें हिट करती हैं। और कोई मसला इम्पोर्ट बैन होता है, हमें हिट करता है। किस तरह हिट करता है इम्पोर्ट बैन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब इम्पोर्ट बैन हो गया अभी करंटली, तो सही, अभी का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त मैं किस चीज़ पे बैठा हूँ, सही है। हम कहते हैं जलते कोयले पे बैठे हम। आपने ऐसे कस्टमर ऑर्डर किया, मेरे पास ऑर्डर लैंड हुआ, मैं सेलर ने अपडेट किया हुआ, मैं सेलर के पास क्या बोला, दे दो, कह रहा खत्म हो गया, सही है। एक सिनेरियो खत्म हो गया भाई, इंपोर्ट बैन है, नया माल भी नहीं आ रहा, कस्टमर बोलो कैंसिल, नहीं है अवेलेबल। मैं कस्टमर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ सर ये अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, वेबसाइट अपडेट करने नहीं आती आप लोगों को, आप कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हैं, आपने वेबसाइट पे लिस्ट किया हुआ है, यही सोचेंगे कंज्यूमर, यही सोचेंगे, सही है। दूसरा सिनेरियो, वो ये नहीं देखता कि पीछे ब्रांड है या पीछे सेलर कोई और है या वेंडर कोई और है, वही देखता है टेलीमार्ट, ऐसा ही। अब दूसरा सिनेरियो, एक तो प्राइस ये था कि भाई प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक है। दूसरा सिनेरियो, हम गए, भाई महंगा हो गया, आपको पता नहीं है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज में चीज़ें महंगी होती हैं, सही है। अब जो चीज़ 25,000 की हम लेने गए, कस्टमर ने ऑर्डर किया 25 की, वो कह रहा है 27,000 की मैं आपको दूंगा। मैं दे सकता हूँ कस्टमर को, मैं नहीं दे सकता। अब इस सिनेरियो में मैं कस्टमर के पास जाऊंगा, बोलूंगा सर 27 की 28 की मिल रही है, 25 की जगह आपको चाहिए, वो बोलेगा हाँ चाहिए।
उसने अगर मान लिया अच्छा ही अगर नहीं, in case- पहले तो वो बोलेगा यार आप मुझसे ऊपर पैसे कैसे मांग सकते हो, स्कैम तो नहीं कर रहे आप मुझसे। हाँ एग्जैक्टली, पहली चीज वो सोचेगा Negativity स्कैम तो नहीं आएगी। कर रहे आप मुझसे, ठीक है। उसने अगर मान लिया चले मेरे पास सपोर्ट टीम अच्छी है, पुराने लड़के, उन्होंने मना भी लिया कस्टमर को। अब मैं वापस जाता हूँ, कहता है सॉरी सर वो ब्लैक कलर आप कह रहे थे ना वो अवेलेबल नहीं है, वाइट। अब मैं वापस कस्टमर के पास जाऊंगा, क्या हाल होगा मेरा। आप सिर्फ मेरे कस्टमर एक्सपीरियंस का सोचे, क्या सत्यानाश होता है। हाँ ठीक है, तो exactly। लेकिन होता क्या, अब ये हो रहा है हमारे मुल्क में, इस रियलिटी में हम जी रहे हैं, क्योंकि डॉलर का भी रेट का मसला है आपके। अब डॉलर का रेट अचानक यूं करके बढ़ जाता है, सुबह अचानक से डॉलर का रेट आया 10 रुपए बढ़ गए, 15 रुपए बढ़ गए। 10-15 रुपए का फर्क आप पूरे मेरे 2.25 लाख आइटम पे लगता है। वो 2.25 लाख में मैं कहता हूँ चले फैशन छोड़े, 40-50 हजार फैशन का आइटम होगा, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक से, महंगे गैजेट से, सारी चीजें हैं। सारे वो एक सेकंड में थोड़ी अपडेट हो जाएगी पूरी वेबसाइट। फिर हम सेलर के पीछे पड़ते हैं, सर जी अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। मैंने अपने पोर्टल को इस तरह ही बनाया हुआ है कि हम उसको ट्रांसफर करके अपनी फैसिलिटीज देते हैं, लड़के देते हैं कि ये आपके लिए अपडेट कर देंगे, अपडेट कर लो। क्योंकि जब Prices ऑर्डर update लगेगा करेंगे। ना तो फिर मेरे लिए क्या होगा, वही सिनेरियो कि प्राइस अपडेट नहीं किया आपने, मैनेज नहीं किया, आपसे चलता नहीं है तो बंद कर दो। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं। तो आजकल जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से तो प्राइसेस रेगुलर अपडेट मुस्तकिल अपडेट यही होती चल है, रहा होगा। अब देखिए मेरे पास ई बुक्स होती हैं, वो डॉलर रेट में खरीदी जाती हैं। अब डॉलर रेट में अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 20,000 ई बुक है, मैं 20,000 बैठ के अपडेट करूंगा। फिर हमने हमारे सिस्टम को इस तरह बनाया हुआ होता है कि सिस्टम खुद चीजें करना शुरू कर दे, हम पीछे डॉलर रेट डाल दे। तो हम इतनी मेहनत करते हैं हमारे सिस्टम पे, तो हम लोगों के लिए क्या होता है कि इस सिनेरियो पे हम चल रहे हैं ना जिस तरह, तो मैंने तो अपने सिस्टम को कस्टम, पाकिस्तान में अगर मार्केट प्लेसेस हैं 2 मार्केट प्लेसेस में सिर्फ जो है ना उनके अपने जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी सब तो ये शॉपिफाई है, वर्ड प्रेस है, ये सारी चीजें यूज कर देते हैं, वो कॉमर्स वगैरह। तो ये मेजेंटो वगैरह यूज कर लेते हैं बहुत ज्यादा प्लेयर्स। तो ये मेरे केस में मैं हूं और दराज है, हमने कस्टम टेक्नोलॉजी है मेरी टेक्नोलॉजी पे खर्चा हुआ टिका के, यार मैं लारावेल पे अपनी काम बनाई करता हुई हूं, है। अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, कस्टमाइज है। कोर जीरो से हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है, अपने हिसाब से उसकी कोडिंग की है। फिर उसमें क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से होती है ना, हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, यूं नहीं यूं कर दो, यूं नहीं यूं कर दो, क्योंकि हमें पता होता है कि हम जिस तरह बैठे हैं और जिस सिनेरियोस को हम फेस करेंगे हम उसके हिसाब से अपने आप को रेडी रखते हैं। ओके, एट दैट टाइम आपको जब आपने कहा कि ऐसा लगता है कि ये रोज ऐसा लगता है कि अभी फेलियर होगा, अभी बहुत बुरा हाल होगा, ये होगा, तो ऐसा भी एक टाइम आया होगा आई बिलीव कि जब आपको ये लगा होगा कि वी आर गोइंग एट सक्सेस रोड, अब हमारी सक्सेस होनी चाहिए या होने जा रही है। वो कब टाइम था ऐसा जब टेलीमार्ट ग्रो हो रहा था और एक सक्सेस टाइम आ गया? यार पहला मुझे पुश क्या पॉइंट था जिस पे ऐसा लग रहा था कि इस पॉइंट पे या इस स्टेज पे हम सक्सेस की तरफ चल पड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है? यार 2015 में ही, 2015 के स्टार्ट में हुआ ये कि हमने कैटेगरी लॉन्च की। कि हमें देखो इनिशियल किसी ब्रांड को चाहिए होता है एक पुश, एक बड़ा पुश चाहिए होता है इनिशियल, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। मुझे पहला पुश मिला, एक कैटेगरी हमने लॉन्च की, वो थी गोल्ड प्लेटेड फोन्स। ठीक है, आईफोन 5S का जमाना था, 2014-15 एंड था 2014 का कुछ। तो मेरे एक पड़ोसी ने बोला यार फोन बनाना है अहमद, फोन चाहिए मुझे 1.5 लाख रुपए का। उस टाइम 1.5 लाख रुपए मायने रखते थे, क्योंकि उस टाइम आईफोन भी 75,000 रुपए का होता था। तो तुम्हारा 1.5-2 लाख रुपए का फोन चाहिए। अब वो कह रहा है वर्चू का फोन चाहिए, मतलब वर्चू को तुम्हारे औकात में नहीं आ रहा, बहुत महंगा है वर्चू, ठीक है। तो उसने बोला यार गोल्ड वोल्ड कुछ ऐसा। मैंने एक जानने वाले से पूछा, उन्होंने बोला यार मैं बनवा देता हूँ। तो उनको मैंने बोला, वो दुबई में रहते थे, उन्होंने वर्किंग की, वो एक फ़ोन आया, फिर हमने चेक किया, हमने बोला यार तो गोल्ड प्लेटेड फ़ोन हम बना सकते हैं। फिर हमने गोल्ड प्लेटेड फ़ोन पहला बनाया। अब जो फ़ोन बनाया तो आया मेरे ऑफिस, तो मैंने शूट कर लिया, मेरे हाथ का शूट हुआ था। सही है, अच्छा, हाँ सही है। तो उस टाइम छोटी कंपनी थी, मैं ही शूट कर रहा हूँ, मैं ही लिस्ट कर रहा हूँ, सब मैं ही कर रहा था। सही है, तो मैंने शूट वूट किया और लगाया, और सी सोच के लगाया, मतलब यार कोई लेगा तो नहीं, शोशाई हो जाएगी। सही है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को तो ये दिखता, अरे सोने का फोन, पागल हो गए हैं। वो आईफोन 5S वैसे ही बिस्किट जैसा दिखता था ना, सोने के बिस्किट जैसा। तो हमने शूट किया, उसको लगाया और वो वायरल हो गया। लोग कमेंट कर रहे हैं पागलों की तरह, फिर ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए उस पर। अच्छा, लोग कह रहे हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि और हुआ ये इतना मशहूर हो गया कि आप किसी से पूछे ना उस टाइम पे कि टेलीमार्ट वो गोल्ड प्लेटेड, वो गोल्ड फोन वाले ना, मतलब उस टाइटल से मशहूर हुआ, वो मशहूर हो गया। अब देखिए गोल्ड फोन का मतलब ये होता है कि आप किसी ब्रांड को एक प्रीमियम कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया आपने, कि यार ये इतनी प्रीमियम चीजें बनाता है, यार गोल्ड की चीजें बनाता है, कस्टमाइज वो भी। ठीक है, तो आपने मुझे पहले दिन ही इतना प्रीमियम वो आईबॉल्स मिल गए कि लोगों ने बोला यार ये तो कोई ब्रांड है, ये कमाल काम कर रहे हैं। सही है, तो वो चीज़ मुझे जो मिली ना, उससे मुझे पेनिट्रेशन स्पेस दी। प्लस उस पर क्या हुआ, गोल्ड के फोन्स देख के लोगों ने बोला यार ये चीज़ है कोई। उसके बाद गोल्ड के फ़ोन कौन खरीद रहा था हमसे, मिनिस्टर्स है ना, MNAs, MPAs, गुंडे मवाली, ये इसके बाद आपके सारे बड़े बिजनेस टाइकून्स। सही है, इसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के घर वाले वो हमसे खरीद रहे हैं। सही है, तो हुआ ये कि हम उस सर्कल में इन हो गए थे जिस सर्कल में हम होना चाहते थे।
तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये ये ट्रिगर मिला यहाँ से आप। मेरी ख्वाहिश हमेशा से ये होती है, देखिए एज अ ब्रांड आप जब भी अपने आपको ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, तो आपका प्रीमियम एक होना चाहिए। मैं मासिस के ब्रांड अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बुराई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर बंदा फॉलो किसको करता है, प्रीमियम ब्रांड्स को। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन और आपको ट्रेंडिंग नाइकी में भी पसंद सबसे है, पहले वही आते हैं। आपको नाइकी पसंद है, आपको एप्पल पसंद है, आपको सारी प्रीमियम दुनिया की चीजें पसंद है, आपको एलवी पसंद है, आप एलवी की कॉपी बनेंगे लेकिन आपको एलवी चाहिए, सही है। तो होता है कि आप प्रीमियम को हर बंदा फॉलो करता है, तो मैं वो प्रीमियम ब्रांड बनना चाहता था जिसको हर बंदा देखे कि यार मुझे ये बनना है, तो हमें वो चीज़ वहां से पुश मिला। इसके बाद हुआ ये कि 2016 में ही इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गई। पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया कि वो वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बॉडी है, तो उस पहले तो रिटेल अवार्ड में, वर्ल्ड रिटेल अवार्ड में हमारी 2 नॉमिनेशन आई, मैं गया वहाँ पे, वो हार गए इत्तेफाक से, लेकिन वहाँ पे नॉमिनेशन होने का मतलब नॉमिनेशन बहुत इज अ बिग थिंग एज वेल। कि वर्ल्ड रिटेल अवार्ड पे नॉमिनेशन, मैं उस 400-500 लोगों की गैदरिंग का इवेंट था, मैं इकलौता पाकिस्तानी था। तो एक मेरे साथ और थे जो कि वो वहाँ पे वो उसके मेंबर थे वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस के, और बाकी मैं इकलौता पाकिस्तानी था। 2015 होगा मेरे ख्याल है, 15 या 16 होगा से। और फिर 16 में जो है वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस ने बोला कि यार ये राइजिंग स्टार है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, तो मुझे उन्होंने रैंक किया, राइजिंग स्टार बना दिया। इसके बाद आहिस्ता वो एक पुश मिला ना, हमें भी इंटरनल भी चाहिए होता है ना इंसान को कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमें होता है कि यार अच्छा काम कर रहे हैं, हमें दुनिया कह रही है अच्छा काम कर रहे हो तो वो अच्छा काम ही हो रहा है, ठीक है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ में घुसे, हमने बोला अब ये सही चल रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह इतने सारे अवार्ड्स मिले, हमने फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया, पहली 4 फ्रेंचाइजें बेचने में जान निकल गई हमारी, ठीक है, क्योंकि हम डिस्टर्ब कर रहे थे मार्केट। हम जो रिटेलर जिनको ब्रांड्स पैसे देते हैं कि मेरा बोर्ड लगाओ, सही है, और उनकी फर्निशिंग भी खुद करते हैं, उनके एसी वेसी भी खुद लगाते हैं, उस इंडस्ट्री में हम जाके कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 8 लाख रुपए दो, आप पैसे मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं 8 लाख रुपए दो, हम तुम्हारी ब्रांडिंग करेंगे तुम्हारे पैसों से और बाकी पैसे घर लेके जाएंगे। तो वो इतना मुश्किल काम था 4 फ्रेंचाइजें स्टार्ट की बेचना, और जब 4 क्लिक की ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 26 फ्रेंचाइज हैं 19 शहरों में, और आज हम डोमिनेट करते हैं, हम कहते हैं हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, फ्रेंचाइज मॉडल जो है यानी कि फिजिकल सेलिंग मॉडल आपने ऐड किया है, क्या ये किसी और ने किया हुआ है? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में इस नस्ल का किसी के पास नहीं है। ये पैरेलल मॉडल आपने ई कॉमर्स वेबसाइट और एक फिजिकल स्टोर्स। उसकी रीजनिंग मैं आपको समझाता हूँ। उसकी रीजनिंग बड़ी सिंपल सी है कि देखिए ई कॉमर्स जो है ना उसकी एक रियलिटी है, सही है, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी क्लियर सी रियलिटी, लोगों को नहीं पता इस रियलिटी के बारे में। मैं तो अक्सर बोल भी देता हूँ, बड़ा ओपन हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपकी आधी अवाम आज ई कॉमर्स में आना चाहती है पाकिस्तान की, इतना बज़वर्ड बना हुआ है ई कॉमर्स करना है, ई कॉमर्स करना है, उनको रियलिटी नहीं पता कि ई कॉमर्स में पैसे नहीं बनते, ब्लीडिंग ज़्यादा है, ब्लीडिंग है, सही है। तो आप कैश बर्न मॉडल होता है, आप बर्न करते हैं पैसा, आप पैसे बनाते नहीं हैं, सही है, ये नहीं बनते पैसे। तो हमें क्या हुआ, हमने बोला यार पैसे मार्केट प्लेस है, सही है, हमने बोला पैसे तो बन ही नहीं रहे, और ई कॉमर्स में कुछ डोमेन्स हैं जिनमें पैसे बन जाते हैं, मार्केट प्लेस में तो बन ही नहीं सकता, नामुमकिन है, सही है। हमारे एक्सपेंसेस, हमारी सारी चीज़ें बहुत होती हैं, प्लस हमारे ग्रॉस मार्जिन बहुत कम होते हैं, सही है। लोगों को लगता है यार आप तो इतने इतने पैसे कमा रहे हो फ़ोन पे, मैं 1% से ऊपर फ़ोन पे नहीं कमाता। 1%? 1% ओनली आफ्टर एवरी एक्सपेंसेस। 3 लाख रुपए के फ़ोन पे अगर आपको 3,000 रुपये बच रहे हैं तो क्या करेंगे आप फ़ायदा? 3,000 रुपये क्या होते हैं? इतनी बड़ी टीम है, इतना काम है, इतने एक्सपेंसेस, तो उसके बाद उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, सारी चीज़ होती हैं। तो हमने सोचा कि यार ये अब हम करें तो क्या करें, ई कॉमर्स में पैसे तो बन नहीं रहे, हमने ट्राई तो कर ली है पूरी, हमने पूरी ट्राई कर ली थी, घोल के पी गए थे हम, सही है, जितनी तिगड़ लगा सकते हम लगा लिए, सही है। बट एक टाइम पे आके हमें रियलाइज़ हो गया कि यार इस पर अब नहीं कर सकते, तो हमने बोला यार इस पर रिटेल डालो, क्योंकि देखिए रिटेल पैसा बनाता है, रिटेल पैसा बनाता है। मैंने 2015 में एक अपनी आउटलेट भी खोली थी। अच्छा, रिटेल आउटलेट टेलीमार्ट के नाम से ही थी, सही है, स्टार सिटी मॉल सदर पे। तो मैंने बोला, हम उसको लर्न कर रहे थे, देखिए मेरे फादर का एक्सपीरियंस है मोबाइल फ़ोन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत अच्छी बात है, हमने उनसे हमेशा सीखा है, लेकिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अलग होता है, उनकी कहानियों से सीखना, सही है, क्योंकि हमारी छोटी उम्र थी ना, और प्रैक्टिकली उसको देखना, वो फर्क है दुनिया में, सही है। तो हमने क्या किया, मैंने आउटलेट बनाई, तो मैंने बोला अब सीखते हैं हम क्या हो रहा है, जब हमें सारी चीज़ें समझ आ गई ना। फ़ोन की बनाई, मोबाइल फ़ोन, स्टार सिटी मॉल में आउटलेट थी, मोबाइल फ़ोन ही बेच रहे, टेलीमार्ट की आउटलेट है, एक ही आउटलेट थी टेलीमार्ट। जब हमें लगा ना अब हमें सब समझ आ गया है, तो हमने बोला अब समझ भी सब आ गया है, ई कॉमर्स में पैसे भी नहीं बन रहे हैं, चलो रिटेल करते हैं। तो मैंने फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया। ओके, 2018 के एंड में हमने फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया, एक आधा साल चला, 1 साल में हमने 4 फ्रेंचाइजें करी, अल्लाह अल्लाह करके, फिर कोविड आ गया। तो फ्रेंचाइज मॉडल की मुझे एक डिटेल बताइएगा। फ्रेंचाइज मॉडल में जो फ्रेंचाइजी है, जो ऑफर ले रहा है आपकी फ्रेंचाइज खोलने की, उसको क्या आप बेनिफिट दे रहे हैं, उसकी क्या मोटिवेशन है, वो क्यों आ रहा है आपके पास? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ना वो कोई ब्रांड है, वो एक पैसे वाला इन्वेस्टर है, लाइक वही आ रहा होगा,
नहीं देखिए होता क्या है, एक फ्रेंचाइज फी है मेरी, सही है। मैं आपको बड़े सिंपल से तरीके से समझाता हूँ मेरी फ्रेंचाइज मॉडल है क्या। मैं एक आपसे फ्रेंचाइज फी लेता हूँ, विच इज आज के ज़माने में 8 लाख रुपए लेता हूँ, सही है। सही है। उस 8 लाख रुपए में मैं करता क्या हूँ, मैं वो 8 लाख रुपए तकरीबन आप पे स्पेंड कर देता हूँ, सही है। मैं आपके आउटलेट का बोर्ड, आपके आउटलेट की ब्रांडिंग, आपके आउटलेट में एक एलईडी का पूरा कंप्यूटर का जैसे सेटअप बना देता हूँ, एक थीम बनाई हुई होगी आपने, एलईडी लगा दी मैंने, इसके बाद वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा दिया, फिर मैं आपके लोगों की टी शर्टें दूंगा, बैजेस दूंगा, बिल बुकें दूंगा, विजिटिंग कार्ड्स दूंगा। आपको दिख रहा होगा कि ये भाई ने 8 लाख रुपए मेरे पे फूंक दिए, शायद एक आधा लाख बच गया है। फिर क्या करते हैं हम, उसी आउटलेट की मार्केटिंग करते हैं, सही है। अब आप एक दुकान खोलते हैं, अब आप समझिएगा क्या होता है। उस आउटलेट की मार्केटिंग भी आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी होगी ना, क्योंकि मेरी आउटलेट है ना वो, सही है। अब वो मेरा बच्चा है, मैं पालूंगा उसको, सही है। आपने एक आउटलेट खोली XYZ मोबाइल्स करके फॉर एग्जांपल, या XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स करके, आप एक लोकेलिटी में, मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, आपने हमेशा याद, आप खुद भी सोचेंगे ना, आपको समझ आएगा कि जैसे आप होते हैं ना, यार मैं सोना यहाँ से खरीदता हूँ घर के लिए, तो आपको ऐसा होगा मोबाइल फोन मैं यहाँ से खरीदता हूँ। एक आउटलेट बंदी हुई होगी, आप हर किसी जाके मोबाइल फोन नहीं खरीदते। उसका रीजन पता है क्या है, कि महंगा आइटम आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हर किसी। एग्जैक्टली, ट्रस्ट डेफिसिट तो वैसे भी बहुत है। अब जब ट्रस्ट डेफिसिट है, आपने एक नई दुकान खोली, आपका दिल हुआ आपने एक नई दुकान खोल ली, अब आप ट्रस्ट डेफिसिट को मीट करने के लिए पहले तो आप एक 1.5 साल तो आप ऐसे ही फूक देंगे उस मार्केट में रहते रहते कि कोई आया मुझसे खरीदे, हल्की बुल्की एक्सेसरीज लोग चीज़ें खरीद रहे होंगे, समझ आ रहा होगा यार मौलवी साहब हैं, शायद दाढ़ी वाले हैं, सलाम करते हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छे आदमी निकलेंगे, मोबाइल फ़ोन खरीद सकता हूँ मैं। हमारे केस में क्या होता है, वो जो आपका 1.5 साल का ट्रस्ट डेफिसिट का गैप है ना, वो हम जीरो कर देते हैं, क्योंकि टेलीमार्ट पे बंदा भरोसा करता है, टेलीमार्ट का ट्रस्ट डेवलप हुआ है, वो ड्राइव हुआ, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, वो पहले दिन आपको वही ट्रैफिक जो आपको 1.5 साल बाद मिलना था, हाँ, वो आपको पहले दिन मिल जाता है। 1.5 साल की मेहनत थी, 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट थी, 1.5 साल की कॉस्ट थी जी, वो सारा कुछ टेलीमार्ट के ब्रांड से आपको डायरेक्ट, वही जो आपको कॉस्ट बाद में लगने वाली थी ना, वो मैंने आपसे पहले फ्रेंचाइज को उसमें ले ली है। और मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें और क्या चीज कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको 2.5 लाख प्रोडक्ट काउंट दे रहा हूँ। तो जो आपके पास सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट पड़ा, आप ये नहीं बेचते हैं, तो वो जो मैंने आपको बोला एलईडी बेस्ड पूरा सेटअप बनाते हैं, वो ये होता है कि उस पर वेबसाइट भी चल रही है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट काउंट देना? देखो होता क्या है कि एक तो अब एक फिजिकल आउटलेट में एंटर होते हैं, सही है, तो उसकी एक स्पेस होती है, 150 है, 200 500 स्क्वायर फीट की है, उसमें एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेट आप सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकेंगे, ठीक है। जगह जितनी है उसके हिसाब से भरोगे ना, आप कितना भरोगे, सही है। प्लस आपकी जेब भी तो है ना, कितना सामान भरोगे, सही है। अब आपने 20-30 लाख की इन्वेंट्री भर दी। अब मेरे केस में क्या होता है, उस आउटलेट पे आप एंटर हुए तो एक जो सामान पड़ा हुआ है वो भी है, सही है, एक एलईडी लगी हुई है जिसपे वेबसाइट चल रही है, सामने वायरलेस कीबोर्ड माउस पड़ा हुआ है, हर मेरी फ्रेंचाइज में वहां आप जाते हैं उस पर वेबसाइट चल रही है। मेरी वेबसाइट पर 2.5 लाख प्रोडक्ट है तकरीबन, तो वो भी बेच सकता है, वो वर्चुअल इन्वेंट्री है इसकी। प्लस हमारी आउटलेट के पास ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट है उसके पास कि आप मेरी आउटलेट से अगर खरीदते हैं ना, और वेबसाइट से आपने ऑर्डर किया वहां जाके, या आउटलेट वाले को बोला मुझे वेबसाइट से ये चीज चाहिए, आउटलेट वाला आपको सस्ती देगा। अच्छा, तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर को होगा, सही है। उसका रीजन जो क्या है, सेलर है, जो आपका फ्रेंचाइज ओनर है, जो आप वो कमीशन बनाता है, सही है। वो हर सेल जो करेगा उस पर कमीशन बनाता है, सही है। तो 2.5 लाख प्रोडक्ट काउंट जो है वो सेल कर रहा है, उस पे उसका कमीशन है, और जो बाकी ब्रांडिंग उसको मिल रही है, वो ब्रांडिंग वगैरह सब मिल रही है, रेडीमेड उसको हर चीज मिल गई। प्लस मैंने नॉर्मली जो हमने अभी तक देखा ना इसमें 3 महीने के अंदर मैक्सिमम वो 8 लाख रुपए पार कर चुका होता है, 3 से 4 महीने या 5 महीने, बहुत ज्यादा। 3 महीने के अंदर इतनी सेल्स उसके पास ट्रैफिक आ जाता है, सही है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए एक तो प्रोडक्ट काउंट दिया, अपना नाम दिया, सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मैं अब अपना कस्टमर फुटफॉल भेजूंगा आपके, सही है। ऐसी बात है, इतने 9 साल हो गए, मिलियंस में माशाल्लाह कस्टमर बेस है। मैं जब उनको पुश करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, सही है, तो आपकी आउटलेट की तस्वीरें, उनके साथ आपकी गूगल पिन लोकेशन, आपकी सारी चीजें हम पुश करना शुरू करते हैं अपने कस्टमर बेस को भी, और फिर फेसबुक पे एड्स भी चल रही हैं, डिजिटल पे एड्स चल रही हैं, और उसी लोकेलिटी को टारगेट करके। तो उस लोकेलिटी को पता है कि जैसे ही वो मोबाइल खोलेगा, फेसबुक की एड दिखेगी, यार मेरे यहाँ पे जो है ना बादराबाद में, अभी हमने जैसे बैरिया टाउन कराची में भी है हमारी, तो बैरिया टाउन कराची वालों को पता चलेगा, अच्छा बैरिया टाउन में यहाँ पे इनकी मिडवे कमर्शियल पे आउटलेट है, तो हम वहाँ पे जाके चले जाते हैं। तो हमने क्या करते हैं, हम उसको पुश करते हैं। अब जब पुश करते हैं ना, तो कस्टमर आपके पास आता है, हम उसको ट्रेन करते हैं, हमारी सारी आउटलेट्स ट्रेंड होती है, उनका एक स्टाफ मेंबर ट्रेंड होता है। फिर उनको बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती हैं, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो नॉर्मल एक आउटलेट के पास नहीं होते, सही है। जैसे कि आप नॉर्मल एक आउटलेट पे जाते हैं, तो आप कोई चीज खरीदते हैं, आपने चेकआउट किया, वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से मशीन आप चले गए। हमारे केस में आप क्रेडिट कार्ड से जाके अगर चार्ज करते हैं, तो 3-4 ऐसे बैंक्स हैं जिन पे आपको 12 महीने की इंस्टॉलमेंट भी मिल जाती है विदाउट मार्कअप, सही है।
फिर हमारे ये पास सारे उन कस्टमर्स के लिए जो टेलीमार्ट के फ्रेंचाइज पे आते हैं। आउटलेट है, सही है। तो ये आउटलेट ओनर का बेनिफिट है कि जाहिर सी बात है उसके लिए एक कैची पॉइंट है ना कि यार मैं इस चीज को दिखा के कस्टमर को ले आऊंगा अपने पास, सही है। फिर हम और बहुत सारी इस तरह के Consumer फीचर्स attraction। मुस्तकिल दे रहे होते हैं, सही है। अब हमारे आउटलेट पे अब ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से भी कुछ खरीदा, तकाफुल तो हम देते ही हैं हमारे आउटलेट पे, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस। इसके अलावा भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अब हमने रिसेंट लॉन्च किया है, कहीं से भी कुछ भी खरीद लो, मेरी किसी भी आउटलेट पे जाओ और वहां से जाके इंश्योरेंस सिर्फ खरीद लो अपने प्रोडक्ट के लिए। अभी तक ये होता था कि आप सिर्फ मुझसे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसी पे इंश्योरेंस में दूंगा। सही सही। आपके केस में ये हो रहा है, आप कहीं से कुछ भी खरीद लो, मेरे पास लाओ, मेरी आउटलेट पे लाओ, मेरे पास नहीं, आउटलेट पे लेके जाओ, वहां से जाके आप उस पे इंश्योरेंस खरीद सकते हो। तकाफुल एंड द प्रोडक्ट कैन बी न्यू और इवन यूज्ड। यूज पे भी यूज तकाफुल पे है। भी बस 1 महीने के अंदर अंदर आप तो ले उसकी आए, कोई लिमिट होगी ना, प्राइस लिमिट होगी कि इतने 3 का? लाख रुपए तक 3 का, लाख। सही है। 3 लाख मोर देन इनफ होता है, सही है, हाँ। मोर देन इनफ होता है। इसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के हम फीचर्स मुस्तकिल लाते रहते हैं उनके लिए, क्या वो मुस्तकिल हमारे साथ एंगेज रहे और उनको वो चीज दिखे। अब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है जिसको पॉस POS, मशीन, सही, POS। POS। अब वहाँ पे नॉर्मली डेबिट क्रेडिट कार्ड आप चेकआउट कराते हैं तो सही है, 1.9 प्लस FED 2 प्लस FED आपको बैंक चार्ज करता है। मेरे केस में हमने उसको इतना लो पे एक बैंक 2 बैंक के साथ साइन किया हुआ है, मैं इस पे जाहिर सी बात है नंबर नहीं बता सकता, वो बैंक वाले नाराज होंगे, लेकिन हमने इतना लो पे साइन किया हुआ है कि वो भी जाहिर सी बात है हमारी आउटलेट को आप benefit नंबर है। बता दें, हम बीप कर देंगे, मसला नहीं नहीं, आपको नंबर अलग से बताऊंगा। ओके। देखिए, तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हम मुस्तकिल डालते हैं, पंप इन करते हैं। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपने वेबसाइट पे देखना है और सस्ता आपको कौन देगा, वेबसाइट तो फिक्स प्राइस पे दे रही है, सस्ता आपको आउटलेट पे मिलेगा। तो ये पूरा फ्रेंचाइज मॉडल है और जैसी पता है और बहुत इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम और बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, फ्रेंचाइज खोल ली, फ्रेंचाइज चल रही है, सक्सेसफुल हो रहा है, जो भी इन्वेस्टर है, ओनर है उसका, अब जब वो फ्रेंचाइज से वो नाखुश होगा किसी भी पॉइंट पे, वो उसको बंद करना चाहेगा, तो हाउ वुड यू कंक्लूड दिस? देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि वो नाखुश हो ही नहीं, नाखुश वो जब होगा नहीं, जब मैं उसके इन पैसे केस नहीं कह रहा हूँ, बनते। अव्वल तो वो नाखुश नहीं होगा, आपकी ऑफर ही ऐसी है, वो पैसे लेकर आपके हो पास जब ही सकता आया है। है। देखिए, होता क्या है, हम क्या कहते हैं, हम पूरा दिन इसी चीज पे सिर्फ काम करते हैं, हमारे अलायंस वाले लोग सिर्फ इसी चीज पे काम करते हैं कि वो पैसे बना सके। लेकिन वो Okay। खुश जब ही नहीं होगा जब वो पैसे नहीं बनाएगा, सही है। तो सही। मैंने उसको ये कमिट किया है कि देखो तुम मेरी फ्रेंचाइज लोगे तो तुम पैसे बनाओगे। अच्छा, मैं एक और चीज सोच रहा हूँ ना, मैं फ्रेंचाइज को फ्लिप करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली मॉडल क्या है? नॉर्मली नहीं होता ये चीज, बहुत रेयर होती है चीज। जब आप इंसान पैसे बना रहा होता है ना, उसको दिल नहीं होता फ्लिप करने का, सही है। ये स्टार्टअप वर्ल्ड में और ये चीजें होती है कि इंसान ने बोला मैं फ्लिप कर लूँ, कुछ और कर लूंगा। जहाँ आपके पैसे बन रहे होते हैं ना, मेरी ऐसी भी फ्रेंचाइज है जिन्होंने 2 ली हुई है। एक बंदे ने दो ले ली। बंदे ने 2 फ्रेंचाइजी ली हुई, अलग अलग शहरों में ले ली। अच्छा, फ्रेंचाइज ले ली, कितने दिनों में सेल जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी? लेकिन नॉर्मली होता है जब आप लाइव करते हैं ना, फौरन जैसे ही आपने उसको लाइव करना है, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कस्टमर टेलीमार्ट का नाम देकर घुसना शुरू हो जाता है। फिर हम भी मार्केट कर रहे होते हैं इनिशियली जब स्टार्ट होता है। पैरेलल काम तो हो ही रहा है। ओके, अच्छा, एक बात है, पाकिस्तान ई कॉमर्स में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दराज जो है पाकिस्तान ई कॉमर्स का फेस है। अच्छा, फर्स्ट पे तो उसी का बिल्कुल ऐसे सबको ही। पता है और इंट्रोडक्शन ही ऐसा है, लेकिन जब इसके बाद वाले देखते हैं तो सेकंड पे हम देखते हैं कि टेलीमार्ट रैंक करता है। तो हाउ डू यू सी दराज की सक्सेस जो है वो किस वजह से, और वो क्या मॉडल उसने अपनाया हुआ है, क्या बात है उसकी? देखिए, जो आपने बोला ना, दराज इज द फेस ऑफ पाकिस्तानी कॉमर्स, ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी ऐसा ही है, अभी इस भी वक्त ऐसा ही है, सही। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है अनकरीब जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ उसमें भी ऐसा ही दिखता है। क्यों यू आर गोइंग टू हिट दराज? नो, नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए मैंने कभी जिंदगी में दराज को अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना। मैं कहता हूँ मेरी बेवकूफ़ी होगी मैं उसको अपना कॉम्पिटिटर ट्रीट करूँ, सही है। उसका रीज़न क्या होता है, सही है, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूँ, इसलिए नहीं कि वो बुरा है, इसलिए क्योंकि वो बैक्ड बाय अली बाबा है, सही है। दराज जितना एक साल में लॉस करता है ना, जितना वो बर्न करता है, लॉस भी नहीं, मैं वर्ड यूज करूंगा, जितना बर्न करता है एक साल में, सही है, वो इतना $1 मिलियन है और इतने अरबों रुपए बनते हैं वो साल के, कि पाकिस्तान के बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन जो है ना वो नहीं कर सकता। तो होता ये कि हम उस रेस में ना दौड़े कि जहां हमें पता है हम हार जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने होता ही है ना, एक तो कंपटीशन का होता है कि आप बिल्कुल एक ही साथ कंपटीशन के साथ हैं, बोले अब लड़ेंगे, या तुम हो या मैं, आर पार की गेम होगी, सही है। दूसरा तरीका क्या होता है, यू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, आप सबका दोनों का मोटिव है कि आप जगह एक ही जा रहे हैं, यानी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, आप बड़े सिक्योरली सेफली दोनों एक तरफ जा रहे हैं। तो हमने वो वाला गेम किया हुआ है। वी डोंट वांट टू फाइट अली बाबा, सही है। अली बाबा को फाइट करना मैं ये समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी, हमारी बेवकूफ़ी है, सही है। कि हम, क्योंकि होगा क्या, वो पैसे लगाना शुरू करेगा, जीतेगा कौन, जिसके पैसे ज्यादा है, सही। तो हमने क्या किया, हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, हमने रिटेल को भी चाहा। देखिए, अगर मैं कल को अल्लाह ने चाहा, जल्दी, हमारी बड़ी कोशिश है कि हम 100-150 रिटेल आउटलेट कर लें। अगर मैं 100-150-200 रिटेल आउटलेट करना शुरू कर देता हूँ, अल्लाह ने चाहा, और आगे भी इस तरह ग्रो करता हूँ, तो इसके बाद अली बाबा क्या, दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी आके मुझे हिट नहीं दे सकेगी।
क्योंकि जो ऑन ग्राउंड होता है ना वो ज्यादा स्ट्रांग वो स्ट्रॉन्ग आपकी बेस वो स्ट्रांग होता है, सही बनेगी है। base और फिर strong होता है कि आप सेल जनरेट करनी है ना, सेल भी जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। हम ऐसी केस स्टडीज को पढ़ रहे हैं इंटरनेशनली, इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं एज अ बिजनेस मॉडल। हम जिनको फॉलो करते हैं, जिन बिजनेस को, वो ब्रिक एंड मोटर, वो ऑनलाइन भी चल रहे हैं, वो रिटेल पे भी चलते हैं, इसके बाद वो पैसे भी बनाते हैं, वो लॉसेस भी नहीं कर रहे, और उनका सर्वाइवल सबसे अच्छा है। और वो उन मार्केट्स में भी जिन मार्केट्स में अलीबाबा है, लेकिन वो अलीबाबा को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्या, हम चुप करके काम कर रहे हैं, अच्छे करके काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल कोई ऐसा टाइम आएगा कि जहां पे हो सकता है हम इतने बड़े, इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स पे ना हो, लेकिन हम वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट कर रहे हो और हम प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर रहे हो। अच्छा, पाकिस्तान ई कॉमर्स में हम देखते हैं पेनिट्रेशन बहुत स्लो है, 2% है, अराउंड 1.9 या 1.8% है ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो रिटेल का। इतना स्लो पेनिट्रेशन की वजूहत कुछ है, मुझे तो लगता है कि शायद लिटरेसी का है प्रॉब्लम, या इंटरनेट पेनिट्रेशन है, या मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन इतनी स्लो है, या शायद COD मॉडल जो है, कॉरियर कॉम्पिटेंसी नहीं है इतनी, या कोई और वजह है। पेनिट्रेशन स्लो है अभी भी, आप मानते हैं इस चीज़ को? पेनिट्रेशन हद से ज़्यादा स्लो है। देखिए है ना, हमारे मुल्क में हद से ज़्यादा स्लो है, इसका रीज़न है, देखिए अभी मैं कह रहा हूँ, जो 2 दिन पहले रिपोर्ट पढ़ा था, उन्होंने बड़ा अच्छा नंबर लिखा हुआ है, सही है, और मुझे नहीं लगता वो हम नंबर अचीव कर पाएंगे। सही है, उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा, एक्सपेक्टेड नंबर लिखा है, एक्सपेक्टेड उन्होंने नंबर लिखा कि 6.4 बिलियन टच करेंगे 2023 के एंड में। नहीं कर सकते, सही, मुझे ऐसा लगता है हम 4 बिलियन भी नहीं टच नहीं करेंगे। कर सकते, आई एग्री। सही है, हम नहीं कर सकते, सही है, और हम करने जा भी रहे होते ना तो डॉलर ऊपर चला जाता है। हमारी फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है फॉरेक्स में, तो वो तो हो ही नहीं सकता। और देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसको स्टेबिलिटी चाहिए। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टार्ट होता है स्मार्टफोन से, सही है, और इंटरनेट से, और इंटरनेट से। ठीक है? ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से किसी मुल्क में ई कॉमर्स चलता है या नहीं चलता। तो अगर पहली 2 चीज़ें ही पूरी नहीं हो पा रही, प्री रेक्विजिट आपने पूरा नहीं किया है, तो आप जाहिर सी बात है ये नहीं कह सकते ई कॉमर्स नहीं चल रहा, ई कॉमर्स नहीं चलेगा। ठीक है? ये 2 चीज़ें आपको चाहिए। मेन वजह ये हमने अभी रिसेंटली एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी को ऑन बोर्ड लिया। उस ग्लोबल टेक्नोलॉजी को ऑन बोर्ड लेने का रीज़न, वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी गूगल का पार्टनर है। उससे होता ये कि वो एंड्रॉयड डिवाइसेस जो हैं आपकी, उसको आप लॉक कर सकते हैं। सही है, नेक्स्ट लेवल, हर पॉइंट तक लॉक कर सकते हैं, वो डेड हो जाएगा फ़ोन, वो किसी काम का नहीं है, पूरी दुनिया में आप ले जाए नहीं खुलेगा। फॉर व्हाट रीजन लॉक करने का? और लॉक करने का रीज़न क्या है, वो लॉक करने का वो मैकेनिज्म आता क्यों है कि हम चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान में उस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं एक्सक्लूसिवली, और हम चाह रहे हैं कि हम स्मार्टफोन को लोगों को इंस्टॉलमेंट पे दें। अच्छा, पर इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे ना, फ़ोन लॉक कर देंगे हम। ठीक है, अभी तक होता ये था ना कि जितने इंस्टॉलमेंट देने वाले लोग हैं, एक तो वो 40 और 50% चार्ज करते हैं साल का। ठीक है, हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल ना होने के बराबर पैसे ले रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या बोला, हमने बोला यार आप फ़ोन लें और आपको रिकवरी एजेंट की और ये गुंडे मवाली पालने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम सब काम खुद करेगा। वो नहीं देगा ना इंस्टॉलमेंट, तो उसको नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसको पॉपअप आ जाएगा, जो ज़बान उसकी है उस ज़बान में आ जाएगा, वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर आपने बोला भाई इस तारीख को इसे पैसे नहीं दिए तो इसका जो है ना ये डायल पैड लॉक कर देना, इस तारीख को नहीं करे इसका व्हाट्सएप लॉक कर देना, इस तारीख को नहीं करे इसका कैमरा, एंड में बोला इसका फोन। ग्रेजुअली, हाँ, आपके ऊपर है, आप जितने स्टेप बनाना चाहते हैं। सही ओके। तो हमने इस चीज़ को लाने का सिर्फ रीज़न क्या है, लोग स्मार्टफोन खरीदें। स्मार्टफोन, अब देखिए मेरा काम नहीं था ये, मेरा काम तो था मैं दिखाऊं ऑनलाइन और बेचूं लोगों को, मैं रिटेल लगाऊं बेचूं, लेकिन मैं इस स्टेप को भी हमने कर लिया। उसका रीजन सिर्फ ये कि भाई स्मार्टफोन ले लो यार, क्योंकि देखिए स्मार्टफोन लेगा तो वो इंटरनेट यूज करेगा, तो फिर वो इंटरनेट में कहता हूँ स्मार्टफोन, फिर इंटरनेट पे वो पहली चीज क्या करेगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, हम एड्स दिखाएंगे पागलों की तरह, हम कहेंगे आ जाओ हमारे पास आ जाओ, सही है, तो वो हम उसको टारगेट करके अपने पास ले आएंगे। तो होता ये कि वो जो पहले के ब्लॉक्स है ना उनको हम फिल आउट कर रहे हैं। ये कोरियर इनकॉम्पिटेंसी या पेमेंट गेटवे इनकॉम्पिटेंसी, ये सारी चीजें जरूर हर्डल है, लेकिन मेन हर्डल नहीं है। मेन हर्डल तो मोबाइल फोन और इंटरनेट। ये लोग, और जो आपने बोला लिटरेसी, हमारे लोग लिटरेट हैं। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि लिटरेसी नहीं है, हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं है, देखिए हमारे यहाँ लिटरेसी को एक अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मैं लिटरेसी को अलग तरीके से देखता हूँ, एज ए ह्यूमन मैं अलग तरीके से देखता हूँ, मेरी अपनी सोच है। आप सऊदी अरब जाते हैं, आपको कभी कोई एक अरबी दिखा है जिसका फोन इंग्लिश में हो? नहीं। और आपको कोई पाकिस्तान में एक विंडोज भी अरबी में, कोई एक जमादार भी दिखा है पाकिस्तान में, एक जमादार जिसका फोन उर्दू में हो? नेवर। सबके इंग्लिश में, जैसा है वैसे ही यूज हो रहा है। सही है, सबके इंग्लिश में। तो हम पढ़े लिखे हैं ना, हमें अपने काम की इंग्लिश आती है ना। सिंबॉलिक पे ज्यादा जाते हैं ना, आइकॉन्स पे सिंबॉलिक पे भी चलते हैं ना, ये भी लिटरेसी है ना, यहाँ से लिटरेट है ना, ये लिटरेसी हमारी, सही है, वो लोगों को आ गया है। यही तो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ लोग इतना पढ़े लिखे हैं कि कर जाएंगे। आप चाइना में जाएं, चाइनीज के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा,
मोबाइल भी चाइनीज में, हर रेस्टोरेंट के चीज नोटिस हमारे बोर्ड यहाँ भी हर चाइनीज चीज में, इंग्लिश में है। हमारी कौन सी चीज उर्दू में उर्दू में भाई, है। कौन सी चीज उर्दू में है? उर्दू की किताबों के अलावा हमारा कुछ उर्दू में नहीं है भाई। शायद एयरपोर्ट पे लिखा हुआ आता है वो सिर्फ उर्दू में। नहीं, और बाकी हर जगह हमारे अंग्रेजी है भाई। तो हम लोग लिटरेट हैं। ये हमारे यहाँ सिर्फ ये 2 रीजन है जिसकी वजह से वो चीज़ रुक गई है। वो भी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी ई कॉमर्स भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा।